तो एक बच्चे ने कंप्लीट कर दी है ये कॉपी लिख करके, हमने उसको पेपर दिया और हमने उसको कॉपी दिया। इस तरह की मैंने कई कॉपियां लिखाई हैं, पर ये कॉपी कुछ ज़्यादा ही अच्छे तरीके से लिखी गई थी, सो मुझे दिखाना बेहद जरूरी है। चूंकि ये कॉपी हमने बनाई है आपके लिए डेमो और प्रैक्टिस के लिए, तो ये एक मॉडल कॉपी है और ये एक मॉडल पेपर है जिससे आप 2025 की तैयारी बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। यहां पर भाई आलोक कुमार नाम के बच्चे ने इस कॉपी को लिखा है। देखते हैं कि इसने कैसे कॉपी लिखा और आपको भी बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कॉपी को कैसे लिखना है। इस कॉपी के माध्यम से आप वो बारीकियां जान पाएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आप सभी को जानना बेहद जरूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कॉपी मिलती है और पेपर मिलता है, तो कॉपी मिलते ही सबसे पहले काम करना होता है कॉपी को भरने का। तो यहां पे आपको अंकों में रोल नंबर डालना होता है, लेकिन इस बार थोड़ा सा तरीका बदला है। इस बार जिस तरह से ये कॉलम है उस तरह से कॉलम आपके यहां पर बनकर आएंगे, जैसे ये ऐसे कॉलम आपके बनकर आएंगे। इन कॉलम में आपको एक एक खाने में आपको रोल नंबर भरना होगा। फिर आपके शब्दों में रोल नंबर भरना होता है। फिर यहां पर विषय की जगह पर विषय और प्रश्न पत्र की जगह पर केवल प्रश्न पत्र डालिए। और यहां पर होता है संकेतांक। संकेतांक कभी भी ये वाला मत डालना, क्योंकि ये होता है पेपर कोड। यहां पर ये होता है संकेतांक, तो संकेतांक आपको ये डालना है। ठीक है, 302 जीजे। अब यहां पर 302 जीजे और फिर परीक्षा का दिन सोमवार डाल लीजिए। परीक्षा की तिथि जो हो, पाली यहां पर प्रथम द्वितीय जो हो वो पाली आप डालिए। यहां पर अक्सर द्वितीय पाली होती है इंटरमीडिएट में, तो आप द्वितीय पाली डालिए। ठीक है, काट पीट ना करें। अब जैसे प्रथम डाल के काट के दो, ये थोड़ा सा तरीका अच्छा नहीं रहता है। फिर यहां पर केंद्र का नाम डालिए जो भी हो। फिर यहां रूम नंबर, ये सब कक्ष निरीक्षक भरेंगे, ये आपको भरने की आवश्यकता नहीं होती है नीचे वाला। ये जरूर ध्यान दें कि किसे कक्ष निरीक्षक को भरना है, किसे आपको भरना है। यहां पर आपको कोई भी हस्ताक्षर वगैरह नहीं करने होते हैं, क्योंकि ये जो कॉलम होता है, ये जो आपका एग्जामिनर जो आपको चेक करके कॉपी नंबर देगा, ये उसके लिए होता है। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, सबसे पहला पेज हम देखते हैं। पहला पेज देखते हैं और इस पेपर को उठाते हैं तो देखते हैं पहला प्रश्न, जायसीकृत पद्मावत का संपादन किसने किया था? तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल यहां पर सही जवाब है। दूसरा है विचार प्रवाह और विचार वितर्क किसकी रचनाएं हैं? तो विचार प्रवाह विचार वितर्क जो रचनाएं हैं वो किसकी हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी की हैं। तो मैं देख रहा हूं यहां पर भी पहला वाला सही है, दूसरा वाला भी सही है, तो एक अंक इसमें और एक अंक इसमें। सबसे अच्छा तरीका यही है, बट ये जो एक 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 डाला है थोड़ा सा तरीका थोड़ा अच्छा नहीं है। ये एक प्रश्न संख्या यहां पर जब पड़ी है तो यहां डालने की जरूरत नहीं थी, तो ये डालना नहीं है। बाकी ये जो आप चाहें तो इधर हाशिया के इधर भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हाशिया इसीलिए खींचा जाता है और एक स्केल भर का हाशिया इधर खींचना है, इधर कोई हाशिया नहीं खींचना है, क्योंकि इधर तरीका वो गलत तरीका होगा। बहुत सारे लोग आपको कॉपी दिखा रहे हैं, बट ये जो बारीकियां हम आपको बता रहे हैं शायद आपको कोई नहीं बताएगा। तो ये जो हाशिया खींचा जाता है एक स्केल भर का हो, एक स्केल भर से ज्यादा का हाशिया न हो, क्योंकि एक स्केल भर का हाशिया आप खींचेंगे तभी आपका एक तरीका अच्छा माना जाता है। अब आप यहां भर का हाशिया इतना लंबा चौड़ा खींचने की जरूरत नहीं है। तो अब ये गद्य पद्य साहित्य के विकास का मामला है, यहां पर 5-5 10 अंकों का मामला होता है, तो इसे बखूबी आप ऐसे ही लिखिएगा। मन करे तो 2 पेजेस में भी ले जा सकते हैं, लेकिन एक पेज में लिख दीजिए तो भी कोई बात नहीं है। एक एक लाइन छोड़कर यहां पर इन प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। तो ये भी तरीका बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा तरीका है, बट ये एक एक आपको बार बार नहीं डालना है, क्योंकि प्रश्न संख्या 1 के काखा गाघा अंगा, प्रश्न संख्या 2 के काखा गाघा अंगा यहां पर कर दिए गए हैं। तो अब ये बार बार डालने की जरूरत नहीं है, बट कोई दिक्कत यहां पर नहीं होने वाली, अंक कटने वाले नहीं है। अब यहां पर अगला सवाल आता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, जो कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का ये लिखा हुआ है, और बच्चे ने यहां पर गलत कर दिया है, हरिशंकर परसाई डाल दिया है, जो कि गलत है। तो 1 नंबर यहां से उड़ गया। इसी तरह है इग्नाइटेड माइंड्स अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कृति है, और यहां पर बिल्कुल सही जवाब है, तो यहां पर 1 अंक मिलेगा। तो नई पीढ़ी के विचार किस विधा की रचना है? तो यह एक रेखा चित्र विधा की रचना है, और यहां पर निबंध लिखा, इसीलिए ये वाला भी अंक यहां पर उड़ गया है। आप समझिए, अगर आप गलत लिखेंगे तो कौन अंक आपको दे देगा? वो भी गद्य पद्य साहित्य का विकास गलत लिखेंगे यार, तो इसमें कौन अंक दे देगा?
है ना। चलिए अब भाई देख लेते हैं 5 काव्य साहित्य के विकास से। अब इसमें मत कहना कि सर आप अंक काट रहे हैं, आप गलत लिखेंगे तो अंक कट ही जाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कोई बचाने वाला नहीं है आपको। यहाँ फिर अगला है तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनक के लेखक है मैथिली शरण गुप्त, तो यहाँ पर बिल्कुल मैथिली शरण गुप्त सही है, 1 अंक मिल गया। फिर यहाँ पर है धूप और छां, धूप छांव और नील कुसुम रचनाएं किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की हैं, तो ये भी आपका सही हो गया, तो ये भी आपका 1 अंक मिल गया। फिर अगला है प्रेमांबु प्रवाह प्रेम पुष्पाहार, इसके लेखक कौन हैं, ये हरिऔध की रचना है, तो लगा देते हैं हरिऔध भाई बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर 1 अंक मिल गया है। फिर है हिरंद यानी सच्चिदानंद हिरंद अज्ञे जी हैं, तो यहाँ पर सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक और दिनमान पत्रिकाओं के संपादक कौन हैं, तो ये अज्ञे हैं, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया है अज्ञे। और फिर अगला सवाल है कि पंत का महाकाव्य है लोकायतन, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, यहाँ पर 5 अंक मिल गए। अब देखो 2 अंक यहाँ पर क्यों चले गए, चूंकि ऑब्जेक्टिव में अगर गलती करेंगे तो कोई बचाने वाला है ही नहीं, मतलब वो आपको नंबर कट ही जाएगा, वो नहीं मिलेगा। तो ऑब्जेक्टिव में ये गलती आप मत करना जो इसने की है, ठीक है। तो एक एक पेज में भले ही अंक कम मिले या ज़्यादा मिले, उससे मतलब नहीं है, आपको मैं जो तरीका बता रहा हूँ, जो बारीकियां बता रहा हूँ, वो आप यहाँ पर जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100 में 100 वाली कॉपी है, मैं ये आपको बता रहा हूं कि जो त्रुटियां इस कॉपी में हुई हैं वो त्रुटियां आपको आपके एग्जाम में नहीं करनी है, वरना भोगेंगे आप ही, फिर आप कहेंगे सर मैं पहले वीडियो नहीं देख पाया, ठीक है। अब इसके बाद आता है गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर। चलिए भाई अब इसमें देख लेते हैं क्या गुल खिलाए गए हैं। तो मैं जल्दी से यहां पर लिख लेता हूं कि इस पेज में 8 अंक इनको मिले, ताकि बार बार हमको जोड़ना ना पड़े, अंत में पता चल जाए कितने अंक मिले हैं। तो भाई देखिए सबसे पहला तरीका यह है कि प्रश्नोत्तर संख्या डालने का बहुत अच्छा तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बेस्ट तरीका है, ऐसे ही आप डाल सकते हैं, ठीक है। ब्लैक बोल्ड पेन से आपको डालना है, ब्लैक बोल्ड पेन होना चाहिए, ठीक है, तो मजा आ जाए। अब यहाँ पर संकेत भी डाल देना है आपको, एक प्रकार से अगर समय है संकेत ये डालना कि आपने किया कौन सा है। इससे ये होता है कि हमें भाई बार बार यानी एग्जामिनर को बार बार पेपर उठा के देखना नहीं पड़ता है, वो समझ जाता है कि उसने बच्चे ने किया क्या है। यानी भारतीय साहित्य में तो ये आपने ये वाला गद्यांश किया है भारतीय साहित्य में, और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। तो अब ये वाला बिल्कुल आद्यंत लिख दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पहला सवाल ये बना दूसरे वाले गद्यांश में, गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम। अब देखो जो प्रश्न पूछ रहा है पाठ का नाम लेखक का नाम पूछ रहा, तो आप संदर्भ कतई न लिखें, पाठ का नाम लेखक का नाम ही लिखें। तो यहाँ पाठ का नाम लेखक का नाम मिल गया, तो यहाँ पर 2 अंक इसके मिल गए। फिर रेखांकित अंश की व्याख्या है, विशेष रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है भारतीय साहित्य में, हाँ तो प्रस्तुत गद्यावतरण में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अपने भारतीय, बस ऐसे ही इतना ही है, बाकी आप अपने भाव के अनुसार लिखेंगे, बिल्कुल सही है ना। आप विशेष एग्जामिनर बहुत ज्यादा लंबा नहीं पढ़ते हैं, आपका तरीका सही है, बिल्कुल आपने स्टार्टिंग में जमा दिया है, तो बिल्कुल 2 अंक मिल गए बिना किसी डाउट के, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर है अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है, तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो बिल्कुल इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। तो अशोक के पुष्प का नाम कालिदास के पहले सभी जानते थे, लेकिन कालिदास ने अपने काव्यों में जिस प्रकार अशोक का वर्णन किया है पहले नहीं था, अर्थात इनकी शोभा इतनी विशाल नहीं थी, ठीक है। तो ठीक है कुल मिला के। अब फिर है कि अशोक का पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया, तो मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के बाद, ठीक है। तो ये भी आपके 2 अंक पक्के। भारतीय साहित्य में अच्छा लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है, तो भारतीय साहित्य में इस पुष्प का, हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 10 के 10 अंक मिल गए हैं इस गद्यांश में, ठीक है। अब आपको एक पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर करने होंगे, 10 अंक यहाँ पर मामला 10 अंकों का है। 10 अंक यहाँ कैसे मिलेंगे आइए देखते हैं। भाई इसने किया क्या है, देखो पहली बात तो अब ये वाला जब इतने से हमारा एक काम हो गया, तो ये वाला एकदम न्यू पेज से स्टार्ट करना था। ये प्रश्न जो है इधर नए पेज से आपको स्टार्ट करना चाहिए था। ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है, तो ये भी तरीका एक नया नियम ये समझिए कि अगला प्रश्न इस तरीके का हिंदी में जब आप खास कर रहे हो तो उसकी बात समझिए। ऐसे जब आप एक प्रश्न कर लें, एक पद्यांश पूरा हो जाए, तो आप अगला जो गद्यांश पूरा होने के बाद पद्यांश नए पेज से करें।
हाँ, ये हो सकता है जैसे अब इसमें एक ही लाइन आपने लिखी होती, इधर का एक ही लाइन आती, तो यहां पर आप प्रश्नोत्तर संख्या डाल के शुरू हो सकते थे, बट यहां आधे से ज्यादा पेज आपने यूज कर लिया, आप नीचे लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये तरीका एक अच्छा तरीका नहीं है। हालांकि इससे अंक वंक नहीं कटते हैं, बट इफेक्ट अच्छा नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है भैया, ये वाला उठा के नए पेज से आरंभ करना है। संकेत इन्होंने डाला बीती विभावरी जागरी वाला किया है, ठीक है, बिल्कुल अच्छा है। और यहां पर देखिए कवि का नाम, कविता का नाम पूछा है, तो बिल्कुल कवि का नाम और कविता का नाम बिल्कुल सही है, 2 अंक यहां पर मिल गए हैं। मैं लाइव चेकिंग इसीलिए करता हूं ताकि आपको एक एक चीज पता होती रहे। बिल्कुल ऐसे ही कॉपी आपकी बोर्ड में भी चेक होती है। फिर व्याख्या है जयशंकर प्रसाद, हाँ, प्रस्तुत पद्यांश में कविवर जयशंकर प्रसाद, कविवर, अच्छा, प्रस्तुत पद्यांश में कविवर जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं। अब ये जो है यहां पर देखो, ये तरीका देखो, प्रस्तुत पद्यांश में कविवर जयशंकर प्रसाद, अब ये वाला यहां से शुरू करना था, ये इतनी लाइन जो छोड़ी गई है ये ठीक नहीं है। अब चूंकि ये भी जो आपने अंडरलाइन किया है इसको एक अच्छे तरीके से लिखते, या तो ये प्रस्तुत वाला यहां से प्रस्तुत शुरू करते, ठीक है, तो ये वाला इस तरह का ठीक है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझना चाहिए कि ये एक बेहतरीन तरीका नहीं है। ठीक है, हिंदी साहित्य के हिसाब से, हिंदी ग्रामर के हिसाब से इसको यहां से शुरू किया था, तो अब ये वाली लाइन यहां से शुरू होनी चाहिए थी, बट ये अंडरलाइन किया है, तो इनको लगा होगा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, बट कुछ गड़बड़ नहीं है। तो ये क्या करना था आपको, या तो ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट करते नई लाइन से, कोई दिक्कत नहीं है कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी रात बीत चुकी है अब तू जाग, ठीक है, व्याख्या तो होती है नॉर्मली, भावार्थ होता है तो भावार्थ चल जाता है, तो 2 अंक यहाँ पर भी मिल गए। फिर अगला सवाल यहाँ क्या पूछा गया, प्रस्तुत पंक्तियों में किस समय का सुंदर वर्णन किया गया है, तो प्रस्तुत पंक्तियों में उषा काल का सुंदर मनोरम वर्णन किया गया है, बिल्कुल 2 अंक मिले। और फिर है आकाश रूपी पनघट पर तारे रूपी घड़ा उषा रूपी चतुर स्त्री डुबो रही है, बिल्कुल सही है। प्रस्तुत पंक्ति में अनुप्रास एवं पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पीटीओ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज पीटीओ यहाँ पर क्यों, क्योंकि भाई पीटीओ क्यों लिखेंगे आप, पीटीओ यहाँ पर लिखा जाता है इधर, और वो भी पीटीओ आप मत लिखिए, जब आप अभी अभी कंटिन्यू कर रहे हैं तो पीटीओ मत लिखिएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है सर हम गद्यांश आधारित प्रश्नोत्तर के बाद हम साहित्यिक परिचय कैसे लिखें, जीवन परिचय कैसे लिखें, और 80 शब्दों में लिखना है तो फिर कैसे लिखें। देखो मैंने बताया कि बॉक्स में लिखना चाहिए इन सब चीज़ों को, बट बॉक्स में ना लिख के इस तरह भी आप लिख सकते हैं संक्षिप्त परिचय, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक सही तरीका है। बट संक्षिप्त परिचय यहाँ बीच में डालना चाहिए था, और बॉक्स बना देते तो बहुत अच्छा था, ये बॉक्स बना देते तो और भी सुंदरता बढ़ जाती। अब ये नए पेज से इन्होंने स्टार्ट किया, ये अच्छी बात है, स्टार्ट नए पेज से करना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ आपका 5 अंकों में आता है लेखक का जीवन परिचय देते हुए साहित्यिक कृतियां लिखनी होती हैं, या साहित्यिक परिचय देते हुए जीवन परिचय लिखिए, वो एक ही चीज होती है। सामान्य हिंदी को साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक हिंदी वालों को जीवन परिचय इत्यादि लिखना होता है साहित्यिक परिचय के साथ साथ। तो यहाँ पर हरियोद अज्ञे, और मतलब अज्ञे, प्रभाकर और अग्रवाल जी का लिखना, तो वासुदेव अग्रवाल का इन्होंने डाला है, 5 अंक बिल्कुल मिलेंगे। भाई जन्म होगा, जन्म स्थान, उपाधि, भाषा शैली, रचनाएं, मृत्यु, बिल्कुल ये सब चीज़ ठीक है। 1904 में और मेरठ में पीएचडी डीलिट वगैरह ठीक है, तो यहाँ भी ठीक है तरीका। और साहित्यिक परिचय हेडिंग डाला, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म, देखिए ये वाली चीज़ें हाईलाइट कर दो तो ज़्यादा अच्छा है, इन्होंने बोल्ड पर लिख दिया, बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें जो सन होता है, जो ग्राम होता है, ग्राम को भी आपको ब्लैक बोल्ड कर देना चाहिए था। काशी हिंदू विश्वविद्यालय को यहाँ पर ये भी ब्लैक बोल्ड कर देते तो और अच्छा होता है ना। फिर यहाँ पर क्या है, हाँ पूरा इन्होंने जीवन परिचय लिखा, पीएचडी की, पाणिनकालीन भारत पर शोध ग्रंथ है इनका, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर इनका देहावसान हो गया, और ये निधन नहीं निधन होता है, खैर धा और घा में कुछ लोग एक ही तरह लिखते हैं। कृतियाँ लिख दी बस कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, 5 अंक मिल गए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, कृतियाँ 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, जितनी प्रमुख 5-6 याद हो लिखिए, 1-2 मत लिखिए, क्योंकि 5-6 कृतियों से कम आप ना लिखिए। तो 80 शब्दों से ज़्यादा है भाई, 100 शब्दों में कोई दिक्कत नहीं है, काम चल गया, पूरे अंक मिल गए यहाँ पर। अब यहाँ पर अगला आता है कवि का, तो कवि का यहाँ जयशंकर प्रसाद आ गए। तो भाई जयशंकर प्रसाद का देखिए, जन्म 1889, कहीं कहीं 90 भी दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं। काशी उत्तर प्रदेश, देवी प्रसाद, ये निबंध भाषा बिल्कुल बच्चे को याद है, आकाशदीप, झरना, लहर, आंसू, ठीक है। अब यहाँ पर आकाशदीप कहानी है इनकी, तो चूंकि आप कवि का लिख रहे हैं तो काव्य रचनाएं प्रमुखता डालिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और संक्षिप्त परिचय उसी तरह यहाँ पर संक्षिप्त परिचय होता, और ये बॉक्स में होता तो और बेहतर लगता हमको। प्रश्नोत्तर संख्या डालने का तरीका बिल्कुल बेस्ट है,
ऐसे ही आप डाल सकते हैं। और आपके यहाँ पर रोल नंबर, मतलब रोल नंबर छोड़ रहे हैं, जो आपका कॉपी का पेज नंबर है वो इस बार लिख करके आएगा, हर बार आता है, पेज नंबर भी लिखा होगा और छिद्रित कॉपी भी आपको मिलेगी। अब यहाँ साहित्यिक परिचय में इन्होंने लिखा, ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुगनी साहू 1889, देवी प्रसाद। देखो ब्लैक बोल्ड है, मुझे वही हाईलाइट दिख रहा है। मुझे मेनली क्या दिख रहा है कि जो चीजें बोल्ड की गई हैं यहाँ पर ब्लैक पेन से, मुझे मेन चीजें वही दिख रही हैं, है ना। तो जो भी बोल्ड करें सही करें, ठीक है। फिर यहाँ पर रचनाएं हो गई कामायनी, और ठीक है। कुल मिला के संक्षिप्त परिचय ही पढ़ के पता चल गया कि भाई बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा होगा, क्योंकि संक्षिप्त परिचय यानी एक प्रकार से एक इंट्रो है वो, और वो बिल्कुल सही है। तो एक पेज यहाँ हो गया और यहाँ पर बिल्कुल सही है, रचनाएं बहुत अच्छी हैं, तो 5 अंक यहाँ पर भी मिलते हैं। फिर पंचलाइट कहानी आई। कहानी देखो मैंने कहा ये हमेशा नए पेज से लिखना चाहिए, मैं लिख रहा हूँ कॉपी पे इसलिए आपको समझाने के लिए। नए पेज से हमेशा आधे से ज्यादा पेज जब आप यूज कर लें कॉपी का, तो अगले प्रश्न का उत्तर एकदम नए पेज से स्टार्ट करें। तो ये तरीका आपको बिल्कुल आजमाना है। तो इस कहानी में देखो पूछा क्या गया है यहाँ पर, इस कहानी में पूछा गया है कि आप पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। वैसे सारांश और उद्देश्य आता है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर कर्मनाशा की हार 5 चित्रण लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर चल जाएगा काम। तो पंचलाइट कहानी की समीक्षा लिखना प्रारंभ किया है। 80 शब्दों में लिखना होता, चूंकि समीक्षा में कथावस्तु कथानक होता है। फणीश्वरनाथ रेणु की आंचलिक रचना है। अब यहाँ पर ये है मसला, ये चीज लिखी इन्होंने, बहुत अच्छा है कि एक लेखक का नाम जरूर लिखिए कि किसने इस कहानी को लिखा है, उसके बारे में 2 लाइनें लिखने के बाद ही आप प्रश्न का उत्तर स्टार्ट करें। तो कथावस्तु हेडिंग हो गई, और यहाँ पर फिर हो गया पात्र तथा चरिचित्रण, कथोपकथन या संवाद, केंद्र में अंचल है, यहाँ पंचलाइट संवाद सरल रोचक है, ठीक है। देश काल वातावरण रेणु पंचलाइट कहानी, ग्रामीण परिवेश की कहानी, बिल्कुल। भाषा शैली, भाषा बिहार ग्रामीण अंचल में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा है। उद्देश्य, इस कहानी में प्रेरणा दी है कि आवश्यकता बड़े बड़े रूढ़िगत संस्कार, हाँ ठीक है। शीर्षक, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर भी बहुत बेस्ट तरीका रहा इनका, 5 अंक यहाँ पर भी आपको मिलेंगे, क्योंकि आपने अच्छा लिखा, भाई जरूरी है जो बच्चे अच्छा लिखेंगे। तो अब प्रश्न उत्तर संख्या 7 आती है। 7 में आता है खंड काव्य। अब देखते हैं भाई, इनका श्रवण कुमार है, इनके जिले का, तो इन्होंने श्रवण कुमार लिखा। अब श्रवण कुमार खंड काव्य में पूछा क्या गया है कि श्रवण कुमार की कथावस्तु लिखिए या फिर श्रवण कुमार के पात्र का चरिचित्रण लिखिए। थोड़ा प्रश्न इधर से उधर हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, टाइपिंग मिस्टेक। अब यहां देखिए श्रवण कुमार की कथावस्तु, तो यहां पर इन्होंने, अब देखिए यहां पर एक बड़ी विचित्र बात यह है कि इन्होंने ऊपर लिखा नहीं, यहां पर एक हेडिंग में आपको लिखना चाहिए था यहां पर कि आप कर क्या रहे हैं, या आखिर क्या लिख रहे हैं। आपने सीधा सीधा प्रश्न उत्तर संख्या 7 डाली, फिर यहां पर का और खा कुछ नहीं डाला, और यह भी नहीं बताया कि हम श्रवण कुमार का चरिचित्रण लिख रहे हैं, कि श्रवण कुमार का सारांश लिख रहे हैं, कि हम समीक्षा कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये तरीका थोड़ा सा गलत है, लेकिन इस तरीके से अंक नहीं कटते हैं, बस एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कठिनाई होती है। अब मुझे बार बार समझना पड़ेगा कि अरे बच्चे ने लिखा क्या, अच्छा हाँ ये चरिचित्रण है, तो इस तरह, मतलब वैसे एग्जामिनर को क्या होगा, उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो फटाफट समझ जाएगा और खींच के नंबर दे देगा, चला जाएगा, अगली कॉपी देखेगा। तो ये होता है। बट आपने क्या किया, यहां पर नहीं लिखा, केवल प्रश्न उत्तर संख्या डाल के और अपना उत्तर लिख के कंप्लीट अपने आप को कर लिया कि हाँ भाई हम अब तो फ्री हो गए, हमने लिख लिया। तो ये लिखना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान में आप अपने एग्जाम में रखना। तो यहां देखिए चरिचित्रण इन्होंने किया है, बिल्कुल सही बात है, ठीक। आत्मज्ञानी, पितृभक्त, तपस्वी, ओजस्वी और कर्मवादी, क्षमाशील, संतोषी। देखिए जो हेडिंग्स हैं मेन इफेक्ट उन्हीं का रहता है, तो हेडिंग्स कभी भी मत भूलिए और हेडिंग्स ही पढ़िए। तो यहां पर भी 5 अंक आपको मिले, कोई दिक्कत नहीं है। नया प्रश्न नए पेज से फिर से स्टार्ट है, और खंड आता है खा, बिल्कुल अच्छा तरीका है, खंड खा इन्होंने डाला, प्रश्न संख्या 8 का डाला, और यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या 8 में खंड खा में का में क्या है, राजा तस्मयी लक्ष्यम दत्वा कालिदासम प्राह, बिल्कुल सही है। तो यहां पर संदर्भ लिखना होता, अब ये ध्यान में रखना है। देखो संदर्भ में इन्होंने लिखा, क्या लिखा संस्कृत दिग्दर्शिका लिखा, भोजस्य औदार्यम लिखा, हिंदी लिखा, ये बोल्ड कर दिया, ठीक है। आप लिखे हैं प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक, ये हमारे नहीं हमारी होता है, बट ठीक है, इसके अंक नहीं कटेंगे, खासकर हम जैसे लोग नहीं काटेंगे।
तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका नहीं, हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भोजस्य औदार्यम नामक पाठ से उद्धृत है। ठीक है, तो फिलहाल लिखना चाहिए, लेकिन ये इनका नाम पाठ का सही है, तो 2 अंक इसके मिलेंगे। और राजा ने उसे 1 लाख देकर कालिदास से कहा, मैं तो तुम भी अपनी प्रभात करण को, ठीक है, पूर्व दिशा सोने से मिलने से पर पारा की तरह पीली हो गई, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी 5 अंक मिलेंगे, 7 अंक हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा खंड 8 का खा आता है और इसमें एक श्लोक का उत्तर देना होता, मुझे पता है। एक तो पहली बड़ी बात इसमें, एक और अच्छी बात हमको देखने को मिली है। एक अच्छी बात ये देखने को मिली है कि कॉपी जो लिखी गई है वो क्रमबद्ध तरीके से लिखी गई है, यानी सीरियल से लिखी गई है। कोई दिक्कत नहीं है कि, बट आपको अगर जो प्रश्न पहले आता है वो प्रश्न आप उसका उत्तर पहले लिख सकते हैं, ऐसी कोई नियमावली नहीं है कि आप सीरियल से लिखें। बट सीरियल से लिखने से ये होता है कि कुल मिला के आप 100 की सीधी एक बात है, कुल मिला के एग्जामिनर को कॉपी पढ़ने में सरलता हो तभी उसको जांचने में सरलता होगी, जांचने में सरलता होगी तो भाई आपको अंक देने में भी अच्छी सरलता होगी उसको। ठीक है, हाँ, तो क्रमबद्ध तरीका है। ठीक है, यहां पर जैसे एक खा इनमें इन्होंने हाशिए के इधर डाला, अच्छा तरीका तो यही है। ये हाशिए का खींचने का मामला यही है कि इधर आप क्रम संख्या और वो सब डालें, सीरियल नंबर, इसीलिए ये हाशिया खींचा जाता है कि इधर ही आप सब क्रम संख्या वगैरह डाल दें। ठीक, तो यहां पर सुभाषित रत्नानी से लिया गया है संस्कृत भाग से, और पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, बिल्कुल सही है। तो 2 अंक यहां मिल गए और 5 अंक यहां मिल गए। ठीक है, फिर यहां पर आपका आता है लोकोक्तियां और मुहावरे। अब यहां देखिए लोकोक्तियां मुहावरे कौन है, अपने पैरों पर खड़े होना, घोड़े बेचकर सोना, एक म्यान में 2 तलवार, चिराग तले अंधेरा, 2 अंकों का ये है। तो अपने पैरों पर खड़े होना, स्वावलंबी होना, 1 अंक इसका मिल गया भाई। आजकल लड़के की शादी तभी करनी चाहिए जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, 1 अंक इसका मिल गया, 2 अंक यहाँ पर भी कंप्लीट। एक म्यान में 2 तलवार, एक वस्तु के स्थान पे। अब यहां पर कहा क्या गया है भाई, देखिए यहां पर कहा गया है कि किसी एक का अर्थ लिखिए। अब इन्होंने क्या किया है, एक की जगह 2 का उत्तर दे दिया है। हाँ, एक की जगह 2 का उत्तर दे दिया है, तो क्या आप 2 के अंक मिलेंगे? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब वही है, प्राथमिकता प्रथम वाले को दी जाती, तो प्रथम वाला आपका चेक हो गया है, दूसरा नहीं चेक होगा क्योंकि दूसरा आपने डबल लिख दिया है। ठीक है, डबल लिख दिया है, तो इसमें डबल हम लिख के छोड़ देते हैं, इसको काट देते हैं डबल लिख के। अब प्रश्न संख्या 10 आता है। 10 में आपका अपठित गद्यांश आता है। अपठित गद्यांश में क्या करना है, सबसे पहले अपठित गद्यांश पद्यांश को पढ़ना है। तो इन्होंने अपठित गद्यांश में किया क्या है, हाँ ठीक है, इन्होंने अपठित गद्यांश ही किया महात्मा। अब यहाँ पर भी संकेत इनको देना चाहिए था, संकेत यहाँ पर संकेत लिख देते तो पता चलता इन्होंने गद्यांश लिखा है कि पद्यांश लिखा है। इधर पद्यांश भी है, इधर दूसरा गद्यांश भी है, तो यहाँ पर ये संकेत देने से पता चलता है कि पहला गद्यांश लिखा है कि दूसरा गद्यांश लिखा है। अब चूंकि इसमें क्रम संख्या नहीं होती है, अथवा करके ही दे दिया जाता है, ठीक है, तो संकेतांक डाल दें, संकेतांश डाल देंगे तो ठीक रहेगा, यानी आद्यंत। तो यहाँ पर लिखा है गद्यांश के अनुसार भारत में जो भी प्राप्त होता है वो किसकी देन है, तो भारत में जो भी प्राप्त होता है वो किसानों की देन है। ठीक है, तो ये भी एक कितने अंक का होगा, एक 2 अंक का हो जाएगा। महात्मा गांधी ने शहर में रहने, यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने शहर में रहने वालों को उनके तथा किसानों के संबंधों में क्या बात बताया, तो ग्रामवासियों से गहरा संबंध है, शहरवासियों को जो भी खाद्य वस्तुएं, ठीक है, ये भी ठीक है, और किसानों की दशा सुधारने के लिए। अब चूंकि इसका उत्तर तो गद्यांश में ही निहित रहता है, तो इसलिए इसमें तो अंक पूरे मिल ही जाते हैं बच्चे को, उसमें कोई दो राय नहीं होता है। फिर यहाँ अगला व्याकरण का मामला आता है, श्रवण और श्रमण। श्रमण है ये, इसीलिए सुधार दिया है मैंने, श्रमण और श्रवण। श्रवण माने सुनना, श्रवण माने सन्यासी, सुनना और सन्यासी। ठीक है, श्रवण माने कान और सन्यासी हो जाएगा, तो सन्यासी भिक्षु ये वाला साला ऑप्शन सही है। तो सुनना और सन्यासी दोनों हो जाएगा, सुनना और सन्यासी भाई ऑप्शन देखो। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, पेपर में अपने आप से सही कर लिया है, जबकि सा वाला सही, श्रवण माने कान भी तो होता है, श्रवण माने सुनना भी होता है। तो हालांकि अब इन्होंने अपने आप से लिख दिया, मैं इसको सही मान लेता हूं, बट नहीं मानना चाहिए ना, अपने आप से थोड़ी ना आप उत्तर लिखेंगे, उसमें उत्तर था वो। ठीक है, तो भाई हम गलत नहीं करेंगे, इसमें हम काट देंगे, क्योंकि सुधारना जरूरत ही नहीं है आपको सुधारने की, जब उसमें ऑप्शन था कान और भिक्षु लिखना चाहिए था। क्योंकि हमने बताया ना, श्रवण का मतलब कान और श्रमण का मतलब सन्यासी या भिक्षु,
तो कान और भिक्षु लिखा है, बस और क्या चाहिए आपको, गलत है ये, काट दो। फिर अगला क्या है, उपेक्षा अपेक्षा उपेक्षा, अपेक्षा माने तुलना, उपेक्षा माने अवहेलना। तो तुलना और अवहेलना बिल्कुल सा वाला इसमें सही है, तो ये सही है, 1 अंक मिल गया। चपला के 2 अनेकार्थी बिजली और विद्युत, तो यहाँ पर 2 अंकों का मामला है, ये 2 अंक मिल गए, 2 लिखा है इन्होंने। और यहाँ पर अनेकार्थी में देखो क्या आया है, किए गए उपकार को न मानने वाला कृतघ्न होगा, और किए गए उपकार को मानने वाला कौन होगा, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होगा, और जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु हो जाएगा। अब यहाँ देखें क्या लिखा है इन्होंने, बिल्कुल अजात शत्रु कृतघ्न, तो या एक ही मिल गया। अब यहाँ पर आपको शुद्ध करना है, रोगी का प्राण निकल गया, तो इन्होंने क्या किया है, चौथा शुद्ध किया है। चौथा, इन बातों से तेरे को क्या लेना देना, इन बातों से तेरे को क्या लेना देना अशुद्ध है, तो यहाँ पर इन बातों से तुझे क्या लेना देना, हाँ ये भी हो जाएगा, इन बातों से तुझे क्या लेना देना, तुमको क्या लेना देना, ठीक है, इन बातों से तुमको क्या लेना देना या तुझे क्या लेना देना, दोनों ठीक हैं, तेरे को का मतलब तुझे ही हो जाएगा, तो यहाँ 2 अंक सही कर दीजिए, 2 अंक मिल जाएंगे। फिर शांत रस और करुण रस की परिभाषा है, देखते हैं भाई, देखो वही गलती यहाँ पर फिर है, नए पेज से नहीं प्रारंभ किया है, नए पेज से प्रारंभ करना चाहिए भाई। तो शोक नामक स्थायी भाव, विभावन भाव, विचारी भाव आदि के संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है, और जथा पंख भिन्न खगित दीना, तो ये भी 2 अंक इनके कंप्लीट हो गए भाई, अच्छा लिखा है करुण रस का। फिर यहाँ है अलंकार लिखा है इन्होंने, संदेह अलंकार, जब किसी पद में समानता के कारण उपमेय में उपमान का संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो ये अंत तक बना भी रहता है संदेह, सही है, हाँ सारी बीच नारी बिल्कुल सही है, 2 अंक यहाँ मिल गए। फिर दोहे का उल्टा सोरठा होता है, और एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, और 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे और पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, दूसरे चौथे में 13, ठीक है, ठीक है। बंदहो गुरुपद कंज, तो यहाँ पर 4 2 6 2 8 3 11 बिल्कुल सही है। चलिए, तो 2 अंक यहाँ पर भी कंप्लीट हुए। हाँ, अब ये सही था, मान लो यहाँ पर एक ही लाइन लिखी है, तो इसी पेज में प्रश्नोत्तर संख्या डाल सकते हैं। अब बात आती है भैया जी कि प्रश्नोत्तर संख्या 13, यानी कि आपको क्या लिखना है, एक लिखना है क्या भाई, एक लिखना है आपको पत्र लेखन। यहाँ है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम अपनी नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र, अपने जिला विद्यालय निरीक्षक को एक आवेदन पत्र, और सहायक अध्यापक के पद पर आपको नियुक्ति चाहिए। कुल मिला के नियुक्ति आवेदन पत्र है, 6 अंकों में आपका आना है, ठीक है, 6 अंकों में आता है सामान्य हिंदी में, ठीक। अब समझो, जिला विद्यालय निरीक्षक सेवा में निरीक्षक महोदय श्री सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज सिद्धार्थ नगर, रिक्त सहायक अध्यापक पद हेतु आवेदन पत्र, और महोदय दैनिक जागरण के 2 मार्च। तो ये यहाँ पर बहुत दूरी कर दी है, इसी के जस्ट नीचे इधर से लिखना चाहिए था, ये इतना, और ये जो स्टार्टिंग है यहाँ से होनी चाहिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर लिखा गया है कि निरीक्षक महोदय को लिखना है, तो यहाँ जिला विद्यालय निरीक्षक होता है, ये पूरा कंप्लीट इन्होंने यहाँ पर नाम नहीं लिखा, जिला विद्यालय निरीक्षक लिखना चाहिए। और ये कोई सिंहेश्वरी इंटर कॉलेज के निरीक्षक नहीं होते हैं, तो इसलिए ये जो मामला है इनका सही नहीं रहा, ठीक है, ये मामला सही नहीं रहा। कारण यही है कि ये एक नया फॉर्मेट, सही फॉर्मेट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जिसके नाम लिखा जाता है वो, अब जो जिला विद्यालय निरीक्षक होता है वो जनपद लेवल का होता है, तो इन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक के नाम पर पत्र तो लिख दिया, बट जो उसका एड्रेस है वो गलत कर दिया, यानी वो कोई इंटर कॉलेज का नहीं होता है। आपको लिखना चाहिए था जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद सिद्धार्थ नगर उत्तर प्रदेश, बस हो जाता। ये इंटर कॉलेज बीच में डालने की क्या ज़रूरत थी? तो इसीलिए कहते हैं कि हमेशा एक सही फॉर्मेट पत्र में होना चाहिए। सबसे पहले ध्यान यही दिया जाता है कि आप एक पत्र लिख किसको रहे हैं, भाई किसको आप पत्र लिख रहे हैं, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका एड्रेस सही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर कुल मिला के 2 अंक जो मिलते हैं वो फॉर्मेट के मिलते हैं, तो इनके 2 अंक तो उड़ गए पहले ही, लेकिन दया दृष्टि से 1 ही अंक जाएगा, और ये प्रथम और ये काट पीट भी मचा दी है।
अब चूंकि प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ ना डालते, यहाँ डाल के और पूरे कंप्लीट एक पेज में तो ये नहीं आएगा। नियुक्ति वाला आवेदन पत्र तो 2 पेज में कर सकते हैं, क्योंकि एक पेज में ये आएगा नहीं, तो 2 पेज में जा सकता है, बट यहाँ पर तो सही होना चाहिए। बाकी चीजें सही हैं, सारणी भी इनकी सही है ना। और दिनांक देखो डाला ही नहीं, दिनांक डालना चाहिए था। और ये जो फॉर्मेट आपने बनाया है, ये थोड़ा सा ये गैपिंग नहीं, एक सही तरीका होना चाहिए ना पत्र का, एक सीधा सीधा लिखना चाहिए, सही लाइन से लिखना चाहिए, जैसा मैंने लिखाया है आपको अपने पढ़ाते समय। ये जो है हमेशा ये यहाँ से इसके नीचे से, हमेशा हेडिंग के नीचे से सब कुछ लिखना चाहिए, ठीक है, इधर छोड़ा नहीं जाता है, ठीक है। हाँ भावदी, ठीक। अब यहाँ पर भाई हम इनको वहाँ पर क्या है 6 अंकों का है, ठीक है, इसमें 1 अंक तो कटेगा ही कटेगा, 5 अंक ले लेते हैं इनके लिए। अब यहाँ आता है भैया निबंध लिखना है। निबंध आता है 9 अंकों का, ये 8 नहीं, ये 6 अंकों का आपका पत्र आता है, 4 और 2 का। अब यहाँ देखिए निबंध आपका लिखना है, भारत में भ्रष्टाचार, इन्होंने किस पर लिखा है। अब यहाँ पर भी आपको लिखना चाहिए कि निबंध आप लिख कौन सा रहे हैं, यहाँ पर शीर्षक डालना चाहिए कि आप कौन सा निबंध लिख रहे हैं। तो ये भी इनका फॉर्मेट, ये भी तरीका गलत था, एक बार यहाँ पर लिखना चाहिए ताकि एग्जामिनर को पता चले। मैंने कहा ना 100 की सीधे एक बात, एग्जामिनर को चेक करने में सरलता हो। तो ये भ्रष्टाचार पर इन्होंने निबंध लिखा है, भ्रष्टाचार रूपरेखा बना ली, भ्रष्टाचार के विविध रूप, कारण, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, उपसंहार। 2 अंक मिलेंगे क्योंकि 2 अंक हमेशा रूपरेखा के मिलते हैं। प्रस्तावना लिखी, भ्रष्टाचार भ्रष्ट और आचार से बना, ठीक है, भ्रष्टाचार के विविध रूप, रिश्वत सुविधा शुल्क। हेडिंग्स मेन होती हैं, देखो, भाई भतीजावाद, कमीशन, भ्रष्टाचार के कारण, महंगी शिक्षा, लचर, लचर लचर होता है, लचर न्याय व्यवस्था, ये लाचार नहीं होता, लचर होता है, जन जागरण का अभाव, भ्रष्टाचार दूर करने के उपाय, जन आंदोलन, कठोर कानून, और यहाँ निःशुल्क उच्च शिक्षा, पारदर्शिता, उपसंहार। तो 1 2 3 3.5 पेज में इन्होंने लिख दिया है। तो कुल मिला के यहाँ पर 9 अंक दे दिए जाते हैं इनको, क्योंकि 9 अंकों का ये है। तो इस तरह हमने इस कॉपी को कंप्लीट कर लिया है भाई, कि इन्होंने कॉपी पूरी कर ली है एक तरह से। तो अब देखते हैं कितने अंक इन्होंने पाए हैं। 9 अंक यहाँ पर मिल गए, 9 मिले। चलिए, निबंध के 9 अंक हो गए टोटल। हाँ, 9 मतलब 9 टोटल मिलेंगे, ये 2 हटा दीजिए, 9 ही टोटल मिलेंगे ना, 9 का ही होता है। 5 का ये 14 हो गए, और 2 का ये 16 हो गए, और 2 का ये 18 हो गए। 18 और 2 20, 2 22, 3 25 और 2 27। कहीं भूल जाए तो बताना। 27, 4 31, 1 32, और यहाँ पर क्या हो गया 32 2 34, और 34 5 39, 2 41, 41 और 2 43, 5 48 हो गए, 48 5 53 हो गए, 53 हो गए। और फिर यहाँ देखते हैं भाई 53 5 58 हो गए, 58 हो गए, और यहाँ पर 5 63 हो गए, और यहाँ पर 5 अंक तो यहाँ, हाँ 63 हो गए, और 63 और 5 यहाँ पर इस साहित्यिक परिचय के 63 5 68 हो गए, 68, और यहाँ पर 1 2 3 4 दुनिया 8, 68 8 76 हो गए, 76 2 78 हो गए, 78 6 84 हो गए, 84 और 4 88 हो गए, 88 और 3 91, और 5 96। तो कुल मिला के इस कॉपी में इनको मिले हैं 96 अंक, ठीक है, 96 अंक इस कॉपी में इनको मिले हैं। 4 अंक किन गलतियों की वजह से गए हैं ये आप बखूबी जानते हैं। जिन गलतियों की वजह से 4 अंक गए हैं, आप 2025 की बोर्ड परीक्षा हो चाहे कोई भी बोर्ड परीक्षा हो, आप ऐसी गलती कतई ना करें, अन्यथा आपके भी अंक जा सकते हैं। अब थोड़ी सी त्रुटियों के कारण ही इनके 4 अंक चले गए, क्योंकि 100 में 100 लाना एक बड़ी बात होती, फिर भी 95 प्लस अंक आए हैं, तो बधाई है इस कॉपी को, बहुत बहुत बधाई है, क्योंकि 95 प्लस इनके आ गए हैं। अब इस तरह आप कॉपी में त्रुटियां ना करें, और जो जो बारीकियां हमने बताई हैं उन बारीकियों को आप समझें, और एक बेहतरीन कॉपी लिख करके बेहतरीन प्रदर्शन करें। कहाँ पर भाई? बोर्ड एग्ज़ाम में। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया। फैला दो, एक बार शेयर कर दो,
इस कॉपी को डाउनलोड करने के लिए अगर आप चाहेंगे तो इस डेमो कॉपी की पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे, जिसको आप ऐप पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं की है तो कर लीजिए, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको मिल जाती हैं।